अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि सलमान खान के घर के ऊपर गोली चलाने का एक आरोपी जो पुलिस कस्टडी में था उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कस्टडी में किसी की मौत हो जाए तो इस पर लॉज क्या है, कानून क्या कहता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 32 साल के जिस अनुज थापन पर सलमान के घर पर गोली चलाने का आरोप था, एलिगेशन था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर यह कथित तौर पर क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में एलिजिडली कहते हैं। दरअसल भारत का कानून कहता है कि आप तब तक निर्दोष होते हैं जब तक कोर्ट आपको दोषी करार मत कर दे, कॉन्विक्ट मत कर दे। अंग्रेजी में कॉन्विक्शन कहते हैं उसको। चाहे आप कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो आपने, कोर्ट का कॉन्विक्शन जब तक ना हो आपको दोषी करार नहीं दिया जाता। ऐसे में जो आरोपी है उसको सही सलामत रखने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। लेकिन थापन की तो बिना कोर्ट के फैसले के मौत हो गई। ऐसे में थापन जैसे किसी आरोपी की मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में अगर मौत हो जाती है तो आपके मन में कभी यह सवाल आया कि उसके जीने का अधिकार जो एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 देता है, उसका क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वही जीने का अधिकार है जो आर्टिकल 21 के तहत भारत के हर नागरिक को दिया गया है। कभी आपके मन में ये सवाल है कि आखिर अपराधियों को भारतीय कानून जीने का अधिकार क्यों देता है? अगर ऐसे कोई आरोपी की फांसी लगाकर कथित तौर पर पुलिस प्रशासन के अंडर रहते हुए उसकी मौत हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन पर, पुलिस पर सवाल क्यों उठने लगते हैं? क्या इस तरीके के किसी भी सवाल से आपकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ता है, कोई असर पड़ता है? नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और अगर इनमें से कभी भी कोई भी सवाल आपके मन में आया होगा तो पूरी कोशिश ये है कि इस स्टोरी में आपको हम उसका जवाब दे दें। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं उस संविधान से जो भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार संविधान के 3rd पार्ट में दिए गए हैं। इन्हीं में से आर्टिकल 21 के तहत भारत के हर नागरिक को जीने का अधिकार दिया गया है। हालांकि जब जब कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस कस्टडी में या जेल में किसी की मौत हो जाती है तो कहा जाता है कि संविधान में दिए गए जीने के अधिकार का वही पुलिस और प्रशासन वाले उल्लंघन कर रहे हैं जिनके पास इसकी रक्षा करने का जिम्मा है। हम सबको ये पढ़ाया गया है, बताया गया है कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ही एक हिस्सा ये है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई है, कोई अपराधी है, तो उसकी किसी भी सूरत में जान मत चली जाए। हालांकि न जाने अब तक पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में कितने ही लोगों की मौत हो गई। इन लोगों की मौत से जुड़े कई मामले जो है पुलिस के ऊपर दर्ज हुए हैं, प्रशासन वालों के ऊपर दर्ज कराए गए हैं। अगर पुलिस कस्टडी में मौत के आंकड़ों की बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक 687 लोगों की मौत सिर्फ पुलिस कस्टडी में हुई है। जब कभी भी पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती है तो पुलिसिया बर्बरता और जीने के अधिकार की चर्चा फिर से होने लगती है, वही फंडामेंटल राइट जो संविधान में सबको मिला है। हालांकि इस तरीके की मौतें सिर्फ पुलिस कस्टडी में नहीं होती। जब किसी को न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है यानी जेल भेजा जाता है, तब भी इस तरह की मौतों के मामले सामने आते हैं। ऐसे मौतों के पीछे की एक बड़ी वजह उस हिंसा और टॉर्चर को बताया जाता है जिसके आरोप पुलिस और प्रशासन पर लगते रहे हैं। हालांकि ऐसी हर मौत को पुलिस की तरफ से कस्टडी में हुई आत्महत्या बताया जाता है, सुसाइड। ताजा मामले में भी यही है। सलमान के आरोपी का मामला जो है वो इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। कहा जा रहा है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इस पर आगे की कहानी बताने से पहले आपको थोड़ा सा डेटा देते हैं। डेटा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। इसके मुताबिक 2019 में जनवरी से दिसंबर तक 1732 कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आए। इनमें से 90% से ज्यादा मौतें जुडिशियल कस्टडी में हुई यानी जेल में हुई और करीब 7% मौतें पुलिस कस्टडी में हुई। अगर आप औसत निकालने जाएंगे तो लगभग हर दिन 5 आरोपियों की मौत या तो जेल में हो गई या पुलिस कस्टडी में हो गई। रोज की इन 5 मौतों पर आपने कितनी चर्चाएं सुनी, कितने डिस्कशंस हुए? वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी ज्यादातर मौतों के पीछे का कारण टॉर्चर बताया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड में इन्हें आत्महत्या के तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। हत्या नहीं माना जाता है, इनको रफा दफा कर दिया जाता है सुसाइड बताकर।
अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है, सवाल ये कि क्या पुलिस या टॉर्चर की ये बात कोई अपने मन से कह रहा है, मेरा ओपिनियन है या पब्लिक ओपिनियन है, या कोई मन की बात कर रहा है, या इसके पीछे कोई रिपोर्ट और डेटा भी है? तो इसका जवाब है कि एक रिपोर्ट है। एनसीएटी की एक रिपोर्ट बताती है कि आखिर पुलिस वाले इस तरीके का टॉर्चर क्यों करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह का टॉर्चर किसी मामले के आरोपी से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है। एक और कारण ये बताया जाता है कि आरोपी के परिवार वालों से पैसे ऐंठने के लिए, घूस लेने के लिए भी इस तरीके का टॉर्चर किया जाता है, ताकि जो परिवार वाले हैं वो कुछ पैसे पुलिस वालों को दें। ये इस रिपोर्ट की बात है। अब बात करते हैं कुछ बेहद हास्यास्पद और गंभीर मामलों की, दोनों तरीके के मामलों की, ताकि आपको समझ में आए कि कस्टडी में डेथ इतनी खतरनाक चीज कैसे है। आपको याद होगा कि 2021 में यूपी से एक मामला सामने आया था। इस मामले में कहा गया था कि 3 फीट की ऊंचाई से लगे नल से, 3 फीट की ऊंचाई से लगे एक नल से एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 22 साल के मोहम्मद अल्ताफ के मौत के इस मामले में एसएचओ समेत 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि ऐसे सस्पेंशन के बीच लोग आज तक अपने गले से ये बात नहीं उतार पाए कि 3 फीट के नल से कोई फांसी कैसे लगा सकता है। ऐसा ही एक और मामला है। जब देश कोरोना महामारी के भयानक लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था, तब एक बाप और बेटे के कस्टोडियल डेथ का मामला तमिलनाडु के तूतीकोरिन से सामने आया था। पुलिस ने इन्हें लॉकडाउन के नियमों के वायलेशन के आरोप में पकड़ा था। आप सोचिएगा जरूर कि ये अपने आप में कितना बड़ा अपराध रहा होगा, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। लेकिन दोनों ही बाप बेटों की पुलिस कस्टडी में चौथे दिन मौत हो गई। दोनों चलकर पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे और लाश बनकर वापस निकले। मामले में न तो कोई गवाह था, न सीसीटीवी फुटेज, न ही इस बात का कोई सबूत कि चलते फिरते 2 लोगों की थाने के अंदर किन वजहों से मौत हो गई। आइए अब बात करते हैं एक और रिपोर्ट की। रिपोर्ट है नेशनल कमीशन अगेंस्ट टॉर्चर की। ये रिपोर्ट 2019 की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कस्टडी में जितनी मौतें हुई, उनमें से 74%, 74% से ज्यादा कथित टॉर्चर की वजह से हुई, जबकि 12% के करीब लोगों की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हो गई। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुलिस के मुताबिक करीब 13% ने आत्महत्या कर ली, जबकि 5.5% की मौत बीमारियों की वजह से हो गई। एक की तो मौत बाथरूम में फिसलने की वजह से हो गई और 5 की मौतों के कारण के बारे में पुलिस को भी कुछ नहीं पता, मतलब नो इन्फॉर्मेशन। यानी जिनकी मौत हो रही है उनमें से आधे से ज्यादा तो इस सिस्टम से किसी भी फॉर्म में लड़ने के लायक ही नहीं होते। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर राज्य ऐसी मौतों की जांच के बजाय ऐसी मौतों पर पर्दा डालने, ढकने का काम करते हैं, उनको आत्महत्या दिखाकर रफा दफा करने का काम करते हैं, जबकि संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएन तक सदा से इसके खिलाफ खड़े रहे हैं। कोई इसकी इजाजत नहीं देता। इन सब की पुलिस से उम्मीद होती है कि वो कानून व्यवस्था बनाने में जो भी स्टेप्स लेना हो उनको वो जरूर लें, बनाए रखें इसको कानून व्यवस्था को, लेकिन किसी के मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मत करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपराधियों के अधिकार जो हैं उनको हाईलाइट किया है। अधिकार जैसे कि फ्री और स्पीडी ट्रायल का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अधिकार, हथकड़ी नहीं लगाए जाने का अधिकार, ये तमाम अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा हैं। नियम तो इस तरीके के भी हैं कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद आप किसी महिला को गिरफ्तार, अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर वारंट हो तो दिखाना होता है। आप जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसके सामने आप जब पहुंचे तो आपको सामने वालों को यह भी बताना होता है कि उसके पास बेल का अधिकार है कि नहीं उस समय। हालांकि आधी से ज्यादा आबादी के साथ इन नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है। तो अब सवाल यह है कि रुकेगा कैसे? इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी में पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ कानून की वकालत की है। हालांकि ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010 को सूरज की रोशनी देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 2010 में ये बिल लोकसभा में पास हुआ और 2017 में फिर से इसको धक्का लगाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही बार ये बिल अधर में लटक गया। ऐसे में से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिखाए रास्तों या पहले से टुकड़ों में मौजूद जो कानून है, जो अधिकार है, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है और फिलहाल इस पर कोई बड़ी डिबेट होती दिखती नहीं। ऐसे में फिलहाल किसी ऐसे कानून की उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में आपकी खासी दिलचस्पी है। इस स्टोरी में आपको
हो सकता है कि आपको आपके काम की जानकारी मिली हो। ऐसे में जाते जाते आपको एक और बहुत बड़े सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर जिन पर अपराध करने के आरोप लगते हैं, जघन्य अपराध, उन्हें भी संविधान जीने का अधिकार क्यों देता है। इसका जवाब तलाशते हैं। गुरुग्राम में हुई एक घटना से 8 सितंबर 2017 को रेयान इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 2 के छात्र प्रद्युमन की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में उसी दिन शाम को एक बस कंडक्टर अशोक को, जो स्कूल का कंडक्टर था बस का, उसको गिरफ्तार कर लिया। 9 सितंबर को तमाम टीवी कैमरे, मीडिया के कैमरों के सामने अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर क्या था, पुलिस को लगा कि उसकी थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई और उसने तुरंत गुनहगार को पकड़ के मामला रफा दफा कर दिया। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, सो इसे गुड़गांव पुलिस के हाथ से लेकर सीबीआई को दे दिया गया। 8 नवंबर को सीबीआई ने कत्ल के इस केस में 16 साल के उसी स्कूल के एक लड़के को पकड़ा और अशोक को क्लीन चिट दे दी। 16 साल के जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया वो प्रद्युम्न के स्कूल में उसका सीनियर था और करीब 1 महीने तक खुला घूमता रहा। उसी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में जिस अशोक को विलेन समझा जा रहा था, मर्डरर समझा जा रहा था, एक सेकंड क्लास के बच्चे का, वो बेचारा निकला। क्लीन चिट मिलने के बाद 14वें दिन यानी 22 नवंबर को अशोक जेल से छूट गया। हालांकि इस बीच जेल में उसकी पिटाई की खबरें सामने आई, टीवी पर उसके कन्फेशन की वजह से वो पूरे देश में विलेन था, पूरा देश उसके खून का प्यासा था, लेकिन बाद में वो निर्दोष निकला। सोचिए, सिर्फ आरोप लगने भर से अगर उसको मार दिया जाता तो समाज में हत्या का असली आरोपी, जो अभी तक कॉन्विक्ट नहीं हुआ है, वो खुला घूम रहा होता। इसी वजह से देश का कानून आरोपियों से लेकर अपराधियों तक को जीने का अधिकार देता है। देश के संविधान के नियम के तहत 100 आरोपी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर आपने ये स्टोरी यहाँ तक देख लिया तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।